चुंबकत्व, है ना। कल हमने चुंबकत्व के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन किया था, ठीक है। जैसे कि एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उसके बारे में अध्ययन किया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम दंड चुंबक को रखते हैं तो उसमें किस प्रकार प्रत्यानयन बल युग्म काम करता है। उससे हमने क्या किया था, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात किया था, ठीक है। उसके उपरांत हमने देखा था कि जब हम दंड चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसको घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है। उसी के साथ साथ हमने स्थितिज ऊर्जा के विषय में भी चर्चा किया था। उसके उपरांत हमने स्पर्जन नियम देखा था, ठीक है। तो स्पर्जन नियम के बारे में हम थोड़ा सा और जो है आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। स्पर्जन नियम क्या है ना। तो आज हम स्पर्जन नियम क्या है, स्पर्जन नियम के लिए हम सूत्र की व्युत्पत्ति जो हमने कल देखा था, लेकिन थोड़ा इसको और क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर विक्षेप चुंबकत्व मापी और गॉस की 10A स्थिति और गॉस की 10AB स्थिति पर हम जो है सूत्र की स्थापना करेंगे। तो स्पर्जन नियम कल हमने इस नियम को देखा था कि यदि कोई चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय सुई है ना, कोई चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा है, ठीक है। चुंबकीय सुई क्या कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा है। तब इस चुंबकीय सुई पर यदि दो समान किंतु लंबवत, परस्पर लंबवत, ठीक है, दो समान किंतु परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील हो, ठीक है। दो समान कैसा होना चाहिए, दो समान किंतु परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील हो तो संतुलन की स्थिति में यदि ये जो हमारा चुंबक है ना, ये क्या करे, ये सुई जो है इसके साथ थीटा कोण बनाए, पहले वाले क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए, तो दूसरा वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, दूसरा वाला जो क्षेत्र होता है वो पहले वाला क्षेत्र का tan थीटा गुना प्राप्त होता है, ठीक है। तो स्पर्जन नियम किसे कहते हैं कि यदि एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबक है, ठीक है, और इस पर दो परस्पर बराबर किंतु लंबवत, परस्पर बराबर किंतु लंबवत, है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील हो तो संतुलन की स्थिति में ये इस प्रकार से यदि थीटा कोण बनाए पहले वाले क्षेत्र के साथ, संतुलन की स्थिति में क्या करें, पहले क्षेत्र के साथ, पहला क्षेत्र H के साथ चुंबक का सुई क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तो दूसरा जो क्षेत्र होता है पहले क्षेत्र का tan थीटा गुना हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो सूत्र की व्युत्पत्ति है, सूत्र की व्युत्पत्ति क्या हो जाएगा, ये ध्रुव हो गया NS, है ना, इसकी प्रभावी लंबाई आपको मालूम है 2L, ठीक, इनकी प्रभावी लंबाई क्या होता है, 2L होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो ध्रुवीय प्रबलता क्या होता है, M, ठीक, ये प्रारंभिक ज्ञान है कि इसके जो ध्रुव प्रबलता होता है M होता है, इसकी प्रभावी लंबाई 2L, ठीक है। तो सूत्र की व्युत्पत्ति यदि हम यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में यहाँ पे जो ध्रुव प्रबलता है, जो सिरा N है, सिरा N पर B जो क्षेत्र है अपना बल लगाएगा MB, उसी तरीके से इस क्षेत्र पर भी, इस ध्रुव पर भी क्या लगाएगा, यह जो क्षेत्र है वो MB बल लगाएगा, ठीक है। तो यह जो बल B लगा रहा है, B क्षेत्र, वो क्या करता है, इस सुई को अपने समांतर लाने का प्रयास करता है। क्या करता है, इस सुई को लाने का, अपनी तरफ लाने का प्रयास करता है। जैसे ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से यदि ये चुंबक रखा हुआ है तो जो MB है वो क्या करता है, ये जो क्षेत्र है इस पर बल नीचे की ओर ऐसे लगा रहा है, ये ऊपर की ओर, तो इसको अपने समानांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक इसी तरीके से जो H क्षेत्र है ये भी N ध्रुव पर क्या करेगा, अपना बल लगाएगा MH, ठीक है। और H जो क्षेत्र है ये S ध्रुव पर भी क्या लगाएगा, अपना बल लगाएगा MH, ठीक। इस तरीके से इस चुंबक को क्या करने का प्रयास करता है, H क्षेत्र अपने समानांतर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि B इस सुई को अपने समानांतर लाने का प्रयास करता है और H अपने समानांतर लाने का प्रयास करता है। इस स्थिति में यह सुई जो होता है बीच में संतुलन की स्थिति में ठहर जाता है, ठीक है।
है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बल युग्म काम कर रहे हैं, तो दो बल युग्म जब काम करते हैं तो बल युग्म का आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बल युग्म क्या हो जाएगा, पहला वाला H क्षेत्र है MH, MH प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये जो है बराबर हो जाएगा MB प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो H क्षेत्र है वह MH प्रत्यानयन बल युग्म निर्मित कर रहा है और MB प्रत्यानयन बल युग्म निर्मित कर रहा है। और संतुलन की स्थिति में चूंकि सुई जो होता है वो इनके बीच में स्थित हो जाता है, इसलिए इनका बल आघूर्ण कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का हमने सूत्र कल देखा था, है ना, क्या होता है, हाँ वेरी गुड, क्या होता है, इसका सूत्र होता है बल गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी, है ना। तो हम पहले वाला जो क्षेत्र ले रहे हैं MH, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एक बल हो जाएगा MH। ठीक है, इसका बल क्या हो जाएगा MH, है ना। अब इनके बीच की लंबवत दूरी, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, ये वाला भाग होगा। ठीक, इसको हम इस तरीके से मिला दें और इस बिंदु को लिख लेते हैं P। तो ये जो SP होगा ये क्या हो जाएगा, H क्षेत्र के लिए इनके बीच का लंबवत दूरी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे SP इक्वल टू, दूसरा इसका बल MB क्या हो जाएगा MB और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा NP, है ना। तो ये हो गया आपका NP। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं कि M इधर भी है इधर भी M है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, M और M कैसा हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब H इंटू SP और इस मान को आप इधर पक्षांतर कर दी, NP इक्वल टू क्या, B। ठीक है, तो SP अपॉन NP, H इंटू SP अपॉन NP इक्वल टू B जो है मान प्राप्त हो रहा है। अब ये SP अपॉन NP क्या है, इस त्रिभुज से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, यदि ये थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो एकांतर कोण से गणितीय नियम से ये थीटा हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो लंब, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और ये जो भाग है जिसमें थीटा स्थिर है वो क्या हो जाएगा, आधार वाली भाग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे SP अपॉन NP का मान यदि निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा, ये लंब वाली भुजा हो गया, लंब बटा आधार, SP क्या है, लंब है, और ये जो NP है वो क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, कौन सा थीटा होता है, हाँ बताइए, बिल्कुल सही, क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, क्या होता है, tan थीटा। तो इस तरीके से यहाँ हम क्या करेंगे, SP अपॉन NP में tan थीटा का मान रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H इंटू इसके जगह हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू B। SP अपॉन NP हमने चूंकि क्या किया है, इस त्रिभुज से ज्ञात किया है NPS से, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज SPN से इसको दर्शा देंगे। ठीक है, त्रिभुज SPN से इसका मान जो है tan थीटा निकलता है, और जिसको हम इसमें रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्पर्शीय नियम जो होता है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका स्पर्शीय नियम। इसके बाद हम विच्छेद चुंबकत्व मापी किसे कहते हैं इसको देखेंगे, है ना। विक्षेप चुंबकत्व मापी, विक्षेप चुंबकत्व मापी किसे कहते हैं, है
ना। तो विक्षेप चुंबकत्वमापी जो होता है, इनकी सहायता से जो भी चुंबक हम लेते हैं प्रयोग में, ठीक है, उनके चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करते हैं, ठीक है, और उनके चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करके उनका मान हम ज्ञात करते हैं। तो विक्षेप चुंबकत्वमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करते हैं, ठीक है, और उनका मान प्राप्त करते हैं। विक्षेप चुंबकत्वमापी किस प्रकार से दिखता है या कैसा होता है, ये देखिए, ये जो होता है क्या है, विक्षेप चुंबकत्वमापी, ठीक। इसके बीच में जो सेंटर है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुई वाली जो बॉक्स होती है ना, जो विक्षेप दर्शाता है, उस बॉक्स को हम यहाँ पे, जिसको दिक्सूचक बॉक्स भी कहते हैं, उसको रखा जाता है बीच में, ठीक है। और ये जो होता है, यहाँ पर पैमाना दिया रहता है, ये भुजा का एक सिरा होता है, ठीक, और ये भुजा का दूसरा सिरा होता है, जिस पर हम क्या करते हैं, चुंबकों को रखते हैं, है ना, ठीक है। और चुंबकों को रखने के बाद उन चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की हम तुलना करते हैं, उनका मान प्राप्त करते हैं। तो इसका जो मध्य जो भाग होता है, इस पर जो दिक्सूचक बॉक्स जो रखा जाता है वो ये है, ठीक है, जिसको आप देखेंगे तो इसको इस प्रकार से क्या किया जाता है, रखा जाता है ऐसा, ठीक, जिसमें जो 0 0 होता है, ठीक है, 0 0 भुजा के समानांतर होता है, और 90 जो होता है, ये देखिए इधर 0 है ना, और इधर जो किनारे में भी 0 है, और ऊपर जो ऊपर होता है वो क्या होता है, 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। ऊपर जो होता है वो 90 मतलब ये 90 भागों में बटा होता है, ठीक है। इधर 0 और इस किनारे में भी क्या है, 0 है, ठीक। और ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर क्या है, 90 का एंगल बन रहा है ना, ये ऊपर की ओर 90 का एंगल, वैसे ही नीचे में क्या रहता है, 90 का एंगल होता है, यानी ये कितने खानों में, 90-90 अंश में बटा रहता है, ठीक है ना। प्रयोग जब हम करते हैं तो यही जो सुई जो दिक्सूचक बॉक्स में दिख रहा है, इस सुई को क्या किया जाता है, इसमें विक्षेप उत्पन्न किया जाता है। दो विधियां होती हैं इसकी, एक विक्षेप विधि होता है और दूसरा शून्य विक्षेप विधि, ठीक है। तो ये जो दिक्सूचक बॉक्स दिया गया है, इसमें जो है एक सुई है, और ये जो सुई होती है, इसी पर हम क्या करते हैं, विक्षेप उत्पन्न करते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, और जो है अच्छे से इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये दिक्सूचक जो सुई है ना, इसके जो भाग होते हैं, ये एक 0 0, ठीक है, इधर 0 अंश, इधर 0 अंश दर्शाता है, और उसके बाद ये जो ऊपर का भाग है वो 90 खानों में, यानी कि 90 के एंगल बनाता है, ठीक है। और बीच का जो सुई आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है विक्षेप सुई है ना। जब हम चुंबक को लाते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होने लगता है, विक्षेप उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। इसमें क्या उत्पन्न होने लगता है, विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। तो इस तरीके से ये जो होता है दिक्सूचक बॉक्स होता है, और दिक्सूचक बॉक्स में जब चुंबकीय सुई को चुंबक को लाया जाता है तो इस सुई में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक, जिसको हम क्या करते हैं, उस मान को प्राप्त कर लेते हैं और हम चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करते हैं। हम यहाँ पे चुंबकों को किस प्रकार से रखते हैं, इन चुंबकों को हम इस तरीके से रखते हैं भुजाओं में, ठीक है। ये जो होता है, ये भुजा, ठीक है, ये विक्षेप चुंबकत्वमापी का भुजा, इसमें हम ये जो चुंबक होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लेकर आते हैं, ठीक है, जिससे हमारा दिक्सूचक बॉक्स जो यहाँ पे रहता है, उसमें क्या उत्पन्न होने लगता है, विक्षेप उत्पन्न होने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो मान होता है, कई बार हम प्रयोग के दौरान इसके दूरियों को मापन करते हैं और कई बार इसके विक्षेप को, ठीक है। तो विक्षेप विधि में हम इसके विक्षेप को ज्ञात करते हैं, और जो शून्य विक्षेप होता है उसमें हम इनकी दूरियों को मापन करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये एक पैमाना होता है जिससे हम दूरी को मापन करते हैं, और यहाँ पे जो पैमाना दिक्सूचक बॉक्स जो लगा रहता है, इससे हम विक्षेप का मापन यानी θ1 का मान ज्ञात करते हैं, ठीक। तो ये विक्षेप चुंबकत्वमापी हो गया। अब विक्षेप चुंबकत्वमापी जो आपने देखा, इसमें क्या हो सकता है, कई प्रकार की त्रुटियां आ सकती है प्रयोग के दौरान, ठीक है। तो उन त्रुटियों को हम कैसे दूर करें, ठीक। तो क्या क्या इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। तो पहला जो है त्रुटि हो सकती है कि चुंबकीय सुई का किलक वित्तीय पैमाने के केंद्र पर
ना हो। ठीक है, तो विक्षेप चुंबकत्व मापी में त्रुटियां, ठीक, कौन कौन सी त्रुटि हो सकती है? पहली त्रुटि है चुंबकीय सुई का कीलक के वित्तीय पैमाने के केंद्र पर ना होना। ठीक, इसको हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये आपका क्या हो गया, दिक्सूचक बॉक्स जो लिए थे, है ना। यहाँ पे जो होता है ये शून्य शून्य एक जो है संकेत यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका केंद्र है, ये केंद्र बिंदु, चुंबकीय सुई को इसके केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। ठीक है, चुंबकीय सुई को कहाँ पे होना चाहिए? इसके केंद्र बिंदु पर होना चाहिए। परंतु यदि चुंबकीय सुई इसके केंद्र बिंदु पर नहीं है, चुंबकीय सुई कहाँ पे नहीं है? इसके केंद्र बिंदु पर नहीं है, और कहाँ खिसक गया हो? यहाँ, उससे दूर केंद्र से। ठीक, तो चुंबकीय सुई का कीलक के वित्तीय पैमाने के केंद्र पर ना होना। अभी कीलक कहाँ चला गया? इस केंद्र पर नहीं है, खिसक गया। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तब क्या हो सकता है? प्रयोग में त्रुटियां आ सकती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इस त्रुटि को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से जो है इस सिरे का भी पाठ्यांक नोट करेंगे और इस सिरे का भी पाठ्यांक नोट करेंगे। ठीक है, यानी हम दोनों सिरों का पाठ्यांक नोट करते हैं। ठीक, इस सिरे का पाठ्यांक θ1 निकल गया, इस सिरे का पाठ्यांक θ2, और इन दोनों का पाठ्यांक हो जाएगा θ1 प्लस θ2/2। तो इस तरीके से ये जो त्रुटि होती है कि चुंबकीय सुई का कीलक पर ना होना, इस त्रुटि को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दिक्सूचक बॉक्स है ना, और इस दिक्सूचक बॉक्स को कि ये जो सिरा केंद्र बिंदु है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट पर यदि ये सुई ना हो केंद्र पर ये जो है सुई की कीलक ना हो, है ना, उस केंद्र से अलग दूरी पर हो, बाहर हो, तो उस स्थिति में ये त्रुटियां हमको मिल सकती है ना। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि चुंबक की जो आपका जो चुंबकीय सुई का जो कीलक है उसको कहाँ पे? वित्तीय केंद्र के पैमाने पर नहीं होने से जो त्रुटियां होती है, उस त्रुटियों को क्या करना है? दूर करने के लिए हम उनके दोनों सिरों का पाठ्यांक नोट करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? ये हो सकता है चुंबकीय अक्ष का ज्यामितीय अक्ष के संपाती ना होना। ठीक है, जो हम चुंबक का प्रयोग करते हैं, प्रयोग के दौरान उसमें जो हम चुंबक ले रहे हैं, ये मान लेते हैं ये चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक जब हम लेते हैं तो इसमें दो जो अक्ष होते हैं, एक होता है चुंबकीय अक्ष और दूसरा ज्यामितीय अक्ष। ठीक है, प्रयोग के दौरान चुंबकीय अक्ष और ज्यामितीय अक्ष एक दूसरे के संपाती होना चाहिए, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। ठीक, तो इस त्रुटि को हम कैसे दूर करें? इस त्रुटि को हमको जब दूर करना होता है तो हम क्या करते हैं? चुंबक को पलटकर इस प्रयोग को करते हैं। ठीक है, ताकि ये जो त्रुटि है वो दूर हो जाए। ठीक, तो हम देखते हैं कि ज्यामितीय जो अक्ष होता है वो इस तरीके से, ठीक है, और ये जो होता है चुंबकीय अक्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्यामितीय अक्ष और चुंबकीय अक्ष संपाती नहीं है। ठीक, तब प्रयोग के दौरान हम क्या करते हैं? इसको पलटकर, ठीक, जैसे हम चुंबक ले लिए, ये चुंबक हो गया। ठीक है, इस चुंबक को हम क्या करते हैं? इसकी ज्यामितीय अक्ष और इसकी चुंबकीय अक्ष जब संपाती नहीं होता तो हम इस प्रयोग को जब करते हैं तो इस सीधा करते हैं और इसको इस प्रकार पलटकर, ठीक है, सीधा और पलटकर प्रयोग को बार बार करते हैं। इस को जो है इसमें हम 4 पाठ्यांक नोट करते हैं और इस जो दोष है, ये जो त्रुटि है, इसको हम दूर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो 2 त्रुटियां उसमें होती है, इसके साथ साथ एक और त्रुटि देख सकते हैं कि कौन सी त्रुटि इसमें होती है। तीसरी जो त्रुटि होती है वो होता है चुंबक के मध्य बिंदु से ध्रुवों का समान
दूरी पर ना होना। ठीक है, चुंबक के मध्य बिंदु से ध्रुवों का समान दूरी पर ना होना, यानी ये अपन चुंबक ले लिए, ठीक है, और ये जो चुंबक है, ठीक, जब हम पाठ्यांक लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके जो मध्य बिंदु, ये एन ध्रुव, ये एस ध्रुव, इसका जो मध्य बिंदु होता है, मतलब इधर का जो भाग होना चाहिए इधर के भाग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार प्रयोग के दौरान ऐसा हो जाता है कि ये जो मध्य बिंदु हम जो निर्धारित करते हैं या लेते हैं उसमें त्रुटि कर लेते हैं। ठीक है, त्रुटि हो जाती है, तो ये जो बिंदु होता है मान लो इधर हो जाए, ठीक है, एन ध्रुव पास हो गया, एस ध्रुव क्या हो गया, एस ध्रुव दूर हो गया, या फिर इसी बिंदु को हम इस ओर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एस ध्रुव जो है क्या हो गया, एस ध्रुव जो है पास हो गया, एन ध्रुव दूर हो गया। तो इस समान दूरी पर हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना, समान दूरी पर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जब हम प्रयोग करते हैं तब क्या हो सकती है, त्रुटियां जो है उत्पन्न हो सकती है। इस त्रुटि को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ध्रुवों को क्या करते हैं, हम इस पर जो है प्रयोग करते हैं। मतलब एन ध्रुव को लेंगे और एस ध्रुव को लेंगे। ठीक है, एन ध्रुव पर भी उस प्रयोग को दर्शाएंगे और एस ध्रुव पर भी उस प्रयोग को दर्शाएंगे, और हम क्या करेंगे, इस पर जो है 8 बार इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार एन ध्रुव को रखा जाएगा, ठीक है, और दूसरी बार एस ध्रुव को। ठीक, इस तरीके से 8 पाठ्यांक लेकर इस त्रुटि को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक जो होता है त्रुटि, वो है भुजाओं के भुजा पैमाने के शून्य चिन्ह का वृत्ति केंद्र के पैमाने पर ना होना। ठीक है, तो अभी हमने विक्षेप चुंबकत्वमापी जो देखा, ये विक्षेप चुंबकत्वमापी, ठीक, इस पर दिक्सूचक बॉक्स ये ऐसा होता है ना, और इस भुजा से लेकर इस भुजा का मध्य बिंदु केंद्र ये जो होता है इस प्रकार से होता है, और इसी पर हम क्या करते हैं, चुंबकीय दिक्सूचक बॉक्स को भी रखते हैं। ठीक है, दिक्सूचक बॉक्स को भी इसी में क्या करते हैं, अपन रखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें त्रुटि क्या आ सकती है कि जो भुजाओं के पैमाने का शून्य चिन्ह, यानी इधर का ये भुजा और ये इधर का भुजा का ये जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये शून्य चिन्ह है, ये यहाँ पे ना होकर इस भुजा की ओर खिसक जाए, ऐसा, ठीक है, या इस भुजा की ओर खिसक जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, इस भुजा का मान जो है कम हो जाएगा और इस भुजा का मान बढ़ जाएगा, तो त्रुटि आ सकती है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, इस त्रुटि को दूर करना है, तो हम इस भुजा पर भी चुंबक को रखते हैं और इस भुजा पर भी चुंबक को रख के इस प्रयोग को जो है हम करते हैं। ठीक, ताकि ये त्रुटि जो आ रही है वो त्रुटि क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक, इसमें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं विक्षेप चुंबकत्वमापी में कि ये जो हमने क्या लिया है, ये जो हमने लिया है विक्षेप चुंबकत्वमापी, इसका जो सेंटर बिंदु है, ठीक है, ये सेंटर बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सेंटर बिंदु है ना, यदि ये सेंटर बिंदु कैसा है, सेंटर बिंदु यदि उस ओर ज़्यादा है, ठीक है, उधर पास चला गया तो उधर का भुजा कम हो जाएगा, इधर का भुजा बढ़ जाएगा, या ये जो सेंटर बिंदु है ना, शून्य जो दिख रहा है आपको, ये इधर जो है आ गया, ठीक है, तो इधर की भुजा की लंबाई कम हो जाएगी, उधर की लंबाई की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये जो वृत्त अंदर जो दिखाई दे रहा है शून्य चिन्ह, ठीक, इसको कैसा होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार विक्षेप चुंबकत्वमापी में जो विभिन्न त्रुटियां होती है, इसी के कारण हम क्या करते हैं, प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। तो ये हमने देखा विक्षेप चुंबकत्वमापी, है ना। ठीक है, अब हम जो है गॉस की 10A स्थिति के लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे, या गॉस की 10A स्थिति किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे।
तो गॉस की 10A स्थिति, ठीक है, गॉस की 10A स्थिति, ठीक। तो गॉस की 10A स्थिति में हमको व्यंजक की स्थापना करना है और साथ ही साथ इसको देखना है कि गॉस की 10A स्थिति किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि एक चुंबक जिसको चुंबकीय याम्योत्तर के क्या कर दिया जाए, लंबवत पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाए, ठीक है, ये चुंबक है, इसको क्या किया जाता है, चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत पूर्व पश्चिम दिशा में रखा हुआ है, ठीक। इसके अक्ष में एक सुई जो है रख दिया जाए, ठीक है, इसके अक्ष में एक चुंबकीय सुई रख दिया जाए। तो उस चुंबकीय सुई जो यहाँ पे रखा जाएगा उस पर दो परस्पर समान किंतु लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो इस पर जो है एक क्षेत्र H और दूसरा क्षेत्र B, इस प्रकार से इस चुंबकीय सुई पर क्या करेंगे, दो जो है चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय सुई को हम क्या करते हैं, चुंबकीय सुई को इस चुंबक के जो है अक्षीय स्थिति में रखते हैं। उस स्थिति में ये जो चुंबक सुई है, ठीक है, इस पर दो समान किंतु परस्पर लंबवत, इनकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, समान है, और ये कैसे परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो इन पर जो है दो समान किंतु परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण से इसमें कौन सा नियम लगता है, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्या होगा, इसमें स्पर्जीय नियम लगेगा, ठीक है। क्या कौन सा नियम लगेगा, स्पर्जीय नियम लगेगा, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में ये क्या करता है, थीटा कोण विक्षेप के साथ ये इन दोनों के बीच में ठहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्पर्जीय का नियम लगेगा, ठीक। पहला चीज अपन देखें कि इसमें क्या लगेगा, स्पर्जीय का नियम, ठीक। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि ये जो चुंबक है ना, सुई के कैसी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, सुई के सापेक्ष कैसी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ठीक। तो ये दो बिंदु के आधार पर हम क्या करेंगे, व्यंजक की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चुंबक देख लेते हैं कि चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है। तो प्रभावी लंबाई जैसे हम पढ़ते आए हैं कितना है, 2L है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु से ये जो चुंबकीय सुई है इसकी दूरी कितनी है, इस चुंबकीय सुई की दूरी मान लेते हैं D है, ठीक है। अब इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है कैपिटल M, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये जो चुंबक है, इस चुंबक का प्रभावी लंबाई 2L, इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, और इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक चुंबकीय सुई अक्षीय स्थिति में रखी गई है, जिसके कारण से इस चुंबकीय सुई पर दो समान किंतु परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कार्य करते हैं, जिसके कारण से यह चुंबकीय सुई जो है इन दोनों के बीच में आकर संतुलन की स्थिति में ठहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि ये जो H है और ये B है ना, ये कौन से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो B जो होगा वो इस चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो B जो है, B चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और इसकी दिशा बताइए कैसे दिख रही है इसकी दिशा, हाँ बिल्कुल सही, कहाँ, पूर्व से पश्चिम। इसकी जो दिशा होती है कहाँ से कहाँ की ओर है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है ना। अब दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र जो क्रियाशील है, ये इसकी दिशा क्या है, उत्तर दक्षिण, है ना। तो ये हो जाएगा H। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जो H लग रहा है वो क्या है, हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समान या चुंबक के समान काम करता है, इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है ये वो है ना। तो H जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, इसकी दिशा क्या हो जाएगा,
इसकी दिशा हो जाएगा उत्तर दक्षिण, है ना, उत्तर दक्षिण। ठीक, तो इस तरीके से जो दो चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील हैं, एक तो B है और दूसरा क्या है, H है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, स्पर्जीय नियम। सुई माना सुई पर संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, माना सुई संतुलन की स्थिति में थीटा विक्षेप देता है। ठीक है, सुई जो है संतुलन की स्थिति में क्या करता है, थीटा विक्षेप देता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्पर्जीय नियम लागू कर सकते हैं। ठीक, स्पर्जीय नियम क्या होता है बताइए, B इक्वल टू, वेरी गुड, क्या होता है, B इक्वल टू H tan थीटा। ये पहला हो गया। ठीक है, ये पहला समीकरण जो हमने इससे निकाला, स्पर्जीय नियम से। दूसरा, चूंकि ये जो सुई है इस चुंबक के अक्ष में स्थित है, अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, इसलिए इसके द्वारा इस पर डाला गया तीव्रता। ठीक है, ये B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन दर्शा देंगे कि चुंबक से सुई पर तीव्रता, चुंबक के कारण सुई पर तीव्रता, है ना, चुंबक के कारण सुई पर तीव्रता कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। इसका सूत्र हमको पता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हो जाएगा B इज इक्वल टू, हाँ, μ0 अपान 4 पाई इंटू अक्षीय स्थिति के लिए 2md अपॉन d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये जो हो जाता है वो क्या है, अक्षीय स्थिति के लिए हो गया। ठीक, इसको हमने अध्ययन किया है। तो चूंकि आप देखिए ये पहला समीकरण हो गया, ये समीकरण दूसरा। ठीक, ये दो बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं से हमने निकाला है। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से एक पक्ष बराबर है तो ये दोनों पक्ष भी क्या होंगे, ये पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, इनकी तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों पक्ष H tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2md अपॉन d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, समान हो गए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m/h का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमको m/h का मान ज्ञात करना है तो m इधर है, h को इधर क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। जितनी भी राशियां होती हैं जो भाग में होती है वो इस साइड जाने से गुणा हो जाती है और गुणा में जो रहती है वो भाग में चला जाता है। ठीक है, तो h जो है यहाँ गुणा में है तो ये नीचे कहाँ पे आ जाएगा, m के नीचे h, और बाकी सारी राशियों को हम क्या कर देते हैं, इस साइड में पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, m को अपने स्थान पे रखें और h को उधर नीचे की ओर ले जाएंगे, ये हो जाएगा h। ठीक, और ये बाकी राशियों को हम जितनी भी है नीचे में है तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देखिए 4 पाई जो है नीचे में है वो ऊपर आ गया इस साइड। ठीक, d का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का स्क्वायर ये भी कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ठीक, अब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये μ0 है ना, और ये 2 और ये d ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये μ0 है ना और 2d है ना, और ये जो है 2d राशि जो है नीचे आ गया। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, tan थीटा है,
टेन थीटा को यहीं पे हम रखें। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या मान आया, 4 पाई अपॉन मी जीरो इंटू डी का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2d और साथ में टेन थीटा इक्वल टू m अपॉन h। इस समीकरण को हम क्या करते हैं, तीसरा ले लेते हैं। ठीक है, यह समीकरण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम गॉस की 10a स्थिति के लिए विक्षेप विधि से जब उसका हल करते हैं तो इसका मान हमको सूत्र याद रखना आवश्यक है। ठीक है, तो ये तीसरा समीकरण हो गया, है ना। अब और क्या कर सकते हैं, जो हम चुंबक लेते हैं, ठीक है, उसकी ये जो दूरी होती है वो कैसी होती है, इस दूरी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, पहले भी हम देख चुके हैं इसके बारे में कि जो मध्य बिंदु से, चुंबक के मध्य बिंदु से जो दूरी होती है सुई की, वो कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये जो दूरी होती है, ये वाली दूरी d, ठीक है, ये बहुत अधिक है, किससे, इससे, L से। ठीक, तो L को हम क्या ले सकते हैं, नगण्य ले सकते हैं, यानी D का मान बहुत अधिक है L से, तो L कहाँ की ओर चला जाता है, नगण्य, शून्य की ओर। ठीक, तो यहाँ पर हम मान वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 4 पाई अपॉन म्यू जीरो, है ना, इंटू डी का स्क्वायर माइनस जीरो, है ना, का जीरो, है ना, और ये स्क्वायर अपॉन फिर क्या हो जाएगा 2d tan थीटा इज इक्वल टू m अपॉन h। ठीक, इसको हल कर दें, क्या मिलेगा, 4 पाई अपॉन म्यू जीरो इंटू डी, 2 और उसकी घात 2, यानी कितना हो गया, गुड, डी की घात 4, है ना, बटा 2d। ठीक है, इंटू टेन थीटा, इंटू क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू m अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि d का 4 घात, एक घात को काट देगा तो यहाँ d की घात कितना बचेगा, 3, है ना, तो 4 पाई अपॉन म्यू जीरो इंटू डी की घात 3 बटा 2 इंटू टेन थीटा इक्वल टू m अपॉन h। ठीक है, तो ये जो मान होता है ना, ये हो गया आपका चौथा मान। ठीक है, तो 10a स्थिति के लिए, गॉस की 10a स्थिति के लिए ये होता है m अपॉन h का जो मान होता है 4 पाई अपॉन म्यू जीरो इंटू डी क्यूब अपॉन 2 इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये गॉस की 10 स्थिति हो गया, उसके लिए सूत्र हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम गॉस की 10b स्थिति भी ले सकते हैं। गॉस की 10b स्थिति, है ना, तो गॉस की यहाँ पे हो जाएगा 10b स्थिति किसे कहते हैं, तो जो हम चुंबक ले रहे हैं, ठीक है, ये चुंबक के अक्ष में, चुंबक के जो है किसमें, उसके मध्य बिंदु से, ठीक है, ये मध्य बिंदु, ठीक है, प्रभावी लंबाई आपको मालूम है 2l, इसका मध्य बिंदु O, है ना, तो इस मध्य बिंदु से लंबवत किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई रखी गई है। ठीक है, इस बिंदु पर क्या रखा गया है, चुंबकीय सुई रखा गया है। इस स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं, है ना, और इसी को हम गॉस की 10b स्थिति भी कहते हैं। तो यदि चुंबक के मध्य बिंदु से लंबवत किसी बिंदु पर एक चुंबकीय सुई रखी गई है, तो इस चुंबकीय सुई पर क्या होगा, 2 परस्पर समान और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्रियाशील होंगे, है ना। तो ये हो गया एक क्षेत्र B और दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, H, दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, H। ठीक है, और ये सुई जो होगा इस प्रकार से
यहाँ सुई जब रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, दो परस्पर बराबर, है ना, किंतु लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक, जिसके कारण ये जो चुंबकीय सुई होता है ये क्या हो जाता है, चुंबकीय सुई पहले क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए किस स्थिति में आ जाता है, संतुलन की स्थिति में आ जाता है, ठहर जाता है। और जहाँ पे संतुलन की स्थिति में ठहर गया वहाँ पर इस पर स्पर्जीय नियम लागू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बिंदु अपन देखें क्या हो जाएगा, स्पर्जीय नियम। ठीक, दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि चुंबक के सापेक्ष सुई कैसा है, निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है हम लिख लेंगे। ठीक है ना। तो ये जो दो चीज़ें हैं इसी पर जो है आगे जो है जो मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो चुंबक ले रहे हैं इसकी प्रभावी लंबाई 2L है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण M है। ठीक है, और ये जो चुंबकीय सुई स्थित है वो कितनी दूरी पर स्थित है, D दूरी पर स्थित है। तब उस स्थिति में पहला जो क्षेत्र काम कर रहा है, पहला जो क्षेत्र काम कर रहा है B, पहला जो क्षेत्र काम कर रहा है B, ये B क्षेत्र किसके कारण, इस चुंबक के कारण। B क्षेत्र किसके कारण, चुंबक के कारण। ठीक है, तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये चुंबक के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, जिसकी दिशा क्या होता है, पूर्व पश्चिम, है ना। और ये जो हम चुंबक रखे हैं इसको भी चुंबकीय अवतरण के लंबवत यानी पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता है। सदैव चुंबक जो होता है वो पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है वो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुआ, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति। ठीक, और दूसरा जो है H जो है क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो बल क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पर यदि ये क्या करता है, थीटा विक्षेप देता है, सुई जो है, सुई संतुलन की स्थिति में थीटा विक्षेप दे तो यहाँ पे कौन सा नियम, स्पर्जीय नियम, स्पर्जीय नियम लगाएंगे। B इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू H इंटू टेन थीटा। B इक्वल टू क्या हो जाता है, H इंटू टेन थीटा। ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरीके से दूसरा समीकरण लिखें। दूसरा समीकरण के लिए ये निरक्षीय स्थिति, चुंबक के कारण सुई पर, चुंबक के कारण सुई पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू, अब ये जो है कौन सी स्थिति में है, कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, जो पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो ये निरक्षीय स्थिति, तो यहाँ पे B का मान क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है, हाँ, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि इनके एक पक्ष कैसे हैं, बराबर है, तो ये दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, इस वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करना पड़े, तुलना करने से समीकरण 1 व 2 से H टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से हम H को नीचे ले जाएं, बाकी राशि को इधर ले आए, तो 4 पाई जो है पहले आएगा, 4 पाई ऊपर आ जाएगा, D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 3/2 ये भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो राशि ऊपर में है, ये μ0 जो ऊपर में है वो कहाँ पे आएगा,
नीचे में आ जाएगा और ये टेन थीटा अपनी जगह में, टेन थीटा इक्वल टू ये m/h। ठीक, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। इस समीकरण को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण आपके गॉस के 10b स्थिति के लिए विक्षेप विधि से जब हम इसका हल करेंगे तब इसे क्या करना है, हमें याद रखना है, इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने देख लिया है कि d यदि बहुत बड़ा है, d बहुत बड़ा है l से, तो l को हम क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या समीकरण मिलेगा, 4 पाई μ0 इंटू डी का स्क्वायर, और वहाँ पे l क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, तो l को आप क्या करें, यहाँ पे शून्य कर दें, तो क्या मिल जाएगा आपको, की घात 3/2। ठीक है, l शून्य हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू m/h। ठीक, अब ये घात जो है, ये दो घात, इस दो घात को क्या कर देगा, d का काट देगा, तो यहाँ से 4 पाई अपॉन μ0 इंटू डी की घात 3 टेन थीटा इक्वल टू m/h। ये जो है आपका चौथा समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से d के दो घात, इस दो घात को काट दिया तो d का घात कितना बचा, 3। तो ये जो समीकरण प्राप्त होता है, और ये जो है गॉस की 10b स्थिति के लिए समीकरण है। ठीक है, तो आज हमने गॉस की 10 स्थिति और 10b स्थिति के बारे में विस्तार से देखा, उसके सूत्र जो होते हैं उसको भी देखा। तो कल इसके आगे जो है हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।